बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 13.1 वाइडेबल क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14 ये करा दिए थे। दो तीन क्वेश्चंस रहते थे, ये आज आप देख लीजिए। फर्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11 is show that tangent inverse 1 upon 13, tangent inverse 1 upon 13 plus tangent inverse 1 upon 4. We have to prove that it is equal to tangent inverse 1 upon 3. Prove that left hand side is equal to right hand side. अब इसमें अगर आप और करें तो अल्फा प्लस बीटा की टर्म्स मौजूद हैं। ये अल्फा की जगह पे है, ये बीटा की जगह पे है, लेकिन सिर्फ अल्फा प्लस बीटा का कोई फार्मूला नहीं होता। इसके साथ या तो साइन होना चाहिए, तो साइन अल्फा प्लस बीटा, या फिर कॉस होना चाहिए तो कॉस अल्फा प्लस बीटा, या फिर टेंजेंट होना चाहिए तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। इस मकसद के लिए राइट साइड पे मौजूद टेंजेंट इनवर्स, इसे आप शिफ्ट करें लेफ्ट साइड पे। इसे लिखा जा सकता है, जब टेंजेंट इनवर्स को आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो टेंजेंट बन जाएगा टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन 13 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन 4। अब राइट साइड पे रह जाएगा 1 अपॉन 3। इसका मतलब अब आपने प्रूव करना है टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन 13 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन 4 इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो अब बाकी काम वही पुराना। क्या आप सपोज करें अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन 13, तो टेंजेंट इनवर्स को शिफ्ट करें लेफ्ट साइड पे तो ये बन जाएगा टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 13। लेट बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन 4, तो टेंजेंट बीटा ये हो जाएगा 1 अपॉन 4। तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। अब टेंजेंट अल्फा की वैल्यू भी मालूम, टेंजेंट बीटा की वैल्यू भी मालूम। अब आप लेफ्ट साइड कंसीडर करके इसे प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं कि इट्स रिजल्ट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज tangent of tangent inverse 1 upon 13 plus tangent inverse 1 upon 4. Now it becomes tangent of first term it is alpha and second term it is beta. And you know that tangent of alpha plus beta it is equal to tangent alpha plus tangent beta all divided by 1 minus tangent alpha into tangent beta. आप टेंजेंट अल्फा की वैल्यू जानते हैं, इट इज़ 1 अपॉन 13 प्लस टेंजेंट बीटा की वैल्यू जानते हैं, इट इज़ 1 अपॉन 4 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन 13 इंटू 1 अपॉन 4। नाउ इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 13 प्लस 1 अपॉन 4 होल डिवाइडेड बाय
1 minus 1 upon 13 into 4, it is 52. अब न्यूमरेटर में भी एलसीएम लिया जा सकता है और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया जा सकता है। न्यूमरेटर में एलसीएम लें ये हो जाएगा 52, तो 52 अपॉन 13 it is 4, into 1 it is 4, 52 upon 4 is 13, and 13 into 1 it is equal to 30. Whole divided by डिनोमिनेटर में एलसीएम आ गया 52, तो 52 into 1 is 52 minus 52 cancel, you left 1 into 1, it is equal to 1. अब ये 52 ये तो हो गया कैंसिल, बाकी बच जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 51। 17 डिवाइडेड बाई 51 ये भी कैंसिल हो गया, तो 17 into 3 it is equal to 51. The result is equal to 1 upon 3, and it is the required right hand side because left hand side is equal to right hand side. So this relation, this question is verified. तो अक्सर ये सवाल इम्तिहान में पूछा गया है, क्या खास बात है ये अब आप गौर कीजिएगा। अब इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट tangent inverse, prove that tangent inverse question number 10, prove that tangent inverse theta plus cot inverse theta, prove that it is equal to pi by 2. Show that left hand side is equal to right hand side. यहाँ पे भी अगर आप और करें तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अल्फा प्लस बीटा तो मौजूद है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा के साथ ना तो साइन है, ना कॉस है, ना टेंजेंट है। तो या तो साइन होना चाहिए, या कॉस होना चाहिए, या टेंजेंट होना चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन में राइट साइड पे जो टेंजेंट इनवर्स था उसे आपने शिफ्ट किया था लेफ्ट साइड पे, तो वो बन गया था टेंजेंट। तो फॉर्मूला बन गया था टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ राइट साइड पे शिफ्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप लिख सकते हैं टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग टेंजेंट on both the sides. ये हो जाएगा अब टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा, इट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पाई बाई 2। अब बाकी काम वही कि ये अल्फा की जगह पे है, ये बीटा की जगह पे है, तो आप सपोज करें अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स थीटा, टेंजेंट इनवर्स को शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा टेंजेंट अल्फा, इट इज इक्वल टू थीटा। इसी तरह बीटा की जगह पे लिखा हुआ है कॉट इनवर्स थीटा, दैट बीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स थीटा। इसका मतलब कॉट बीटा ये हो जाएगा थीटा। अब टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा में या तो टेंजेंट अल्फा यूज होता है या फिर टेंजेंट बीटा यूज होता है, कॉट बीटा तो यूज नहीं होता। इसलिए इसे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन टेंजेंट बीटा, because cot is the reciprocal of tangent, so cot is equal to 1 upon tangent with same angle. इसका मतलब टेंजेंट बीटा की वैल्यू हो गई 1 अपॉन थीटा। अब आपको टेंजेंट अल्फा भी मालूम, आपको टेंजेंट बीटा भी मालूम। अब लेफ्ट साइड कंसीडर की जा सकती है।
और प्रूव करने की कोशिश की जा सकती है कि इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड इज tangent of tangent inverse theta plus cot inverse theta. This part is alpha and this part is beta. According to your supposition, it becomes tangent of alpha plus beta. And you know that tangent alpha plus beta, it is equal to tangent alpha plus tangent beta whole divided by 1 minus tangent alpha into tangent beta. टेंजेंट अल्फा का रिजल्ट मालूम है, इट इज इक्वल टू थीटा. टेंजेंट बीटा का रिजल्ट मालूम है, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा इज थीटा, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन थीटा. तो थीटा 1 अपॉन थीटा से कैंसिल हो गया, बाकी बच जाएगा थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1. 1 माइनस 1 भी कैंसिल हो गया, इट बिकम 0. तो ये हो जाएगा थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा whole divided by 0. And any number divided by 0, it is equal to infinity. And infinity is the value of tangent at pi by 2. इसका मतलब इसकी जगह tangent pi by 2 लिखा जा सकता है, which is equal to the required right hand side. Because left hand side is equal to right hand side, so this relation is verified. अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, which is basically the last question of this exercise. वो भी देख लें. Question number 13. Prove that tangent inverse. Prove that tangent inverse one upon 3 plus half tangent inverse 1 upon 7 is equal to pi by 8. सबसे पहली चीज तो अल्फा प्लस बीटा नहीं होगी यहाँ पे. सबसे पहली चीज ये है, जो परेशानी वाली बात है, कि यहाँ एंगल यूज हो रहा है पाई बाय 8. पाई बाय 8 ये टेबल में मौजूद नहीं है. जब पाई बाय 8 टेबल में मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ कोई ऐसा एंगल लाने की कोशिश करेंगे जो टेबल में मौजूद हो. जैसे पाई बाय 3 है, जैसे पाई बाय 4 है, पाई बाय 6 है, पाई बाय 2 है, ये टेबल में मौजूद है. इस मकसद के लिए आप पहले तो इस पूरे रिलेशन को मल्टीप्लाई कर दें 2 से. क्यों मल्टीप्लाई करें? ताकि 2 पाई बाय 8 से मल्टीप्लाई होकर पाई बाय 4 बन जाए. पाई बाय 4 टेबल में मौजूद है, इस पे साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेंजेंट की वैल्यू, सब की वैल्यू आपको मालूम. पाई बाय 8 टेबल में मौजूद नहीं था, इसलिए हमारे लिए ये यूजलेस एंगल था. सो मल्टीप्लाइड बाय 2 थ्रू आउट द इक्वेशन. आप चाहें तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें, एंगल बन जाएगा पाई बाय 2. आप चाहें तो 8 से मल्टीप्लाई कर दें, एंगल बन जाएगा पाई. तो यहाँ किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है कि राइट साइड पे नोन एंगल आ जाए. तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 8, ये 2 कैंसिल होके ये बन जाएगा 4. पाई बाय 4 ये आपको मालूम, साइन की वैल्यू भी मालूम है, कॉस की वैल्यू भी मालूम है, टेंजेंट की वैल्यू भी मालूम है.
2 multiplied by tangent of inverse 1 upon 3 plus half tangent inverse 1 upon 7 is equal to 2 multiplied by 5 by 8. लेफ्ट साइड को भी आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू हाफ, ये कैंसिल हो गया, बाकी बच गया टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन 7, इट इज इक्वल टू 5 बाई 4। 2 8 से कैंसिल होके ये बन गया 5 बाई 4। अब ये सवाल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा हो गया कि अल्फा और बीटा की जगह पे तो टर्म्स मौजूद हैं, तो एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मौजूद नहीं, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा का तो कोई फार्मूला नहीं है, इसके साथ साइन होना चाहिए या कॉस होना चाहिए या टेंजेंट होना चाहिए। इस मकसद के लिए आप दोनों साइड पे टेंजेंट ले लें, तो टेकिंग टेंजेंट on both the sides, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी आप टेंजेंट लेंगे तो ये टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन सकता है। ये हो जाएगा टेंजेंट ऑफ 2 टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन 3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1 upon 7 is equal to tangent of 5 by 4। अब जो चीज़ अल्फा की जगह पे है वो अल्फा सपोज करें और जो चीज़ बीटा की जगह पे है वो बीटा सपोज करें। लेट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन 3, इसका मतलब टेंजेंट अल्फा हो गया 1 अपॉन 3। लेट बीटा इज इक्वल टू tangent inverse 1 upon 7, इसका मतलब टेंजेंट बीटा हो जाएगा टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 7। टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा की वैल्यू मालूम हो गई। अब आप लेफ्ट साइड कंसीडर कर सकते हैं, तो कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड इज tangent of 2 tangent inverse 1 upon 3 plus tangent inverse 1 upon 7, it is equal to tangent of, अब आपने सपोज किया था टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन 3 इज अल्फा, तो ये 2 वैसे ही लिखें, दिस पार्ट इज अल्फा प्लस इसे सपोज किया था बीटा, ये बीटा। अब ये शक्ल तो हो गई टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा जैसी, लेकिन अल्फा की जगह पे अल्फा लिखा हुआ नहीं है, अल्फा की जगह पे 2 अल्फा लिखा हुआ है, तो जहाँ जहाँ फॉर्मूले में अल्फा आएगा वहाँ आप 2 अल्फा लिख देंगे। ये बन जाएगा टेंजेंट ऑफ अल्फा यानी टेंजेंट 2 अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा इनटू टेंजेंट बीटा होता है, मगर अल्फा की जगह 2 अल्फा है तो वी राइट टेंजेंट 2 अल्फा इनटू टेंजेंट बीटा। अब हमें रिजल्ट मालूम है टेंजेंट अल्फा का और टेंजेंट बीटा का, यहाँ यूज हो रहा है टेंजेंट 2 अल्फा, तो आपको टेंजेंट 2 अल्फा ख़त्म करना पड़ेगा। तो टेंजेंट 2 अल्फा को ख़त्म करने के लिए आपके दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए टेंजेंट 2 थीटा का, तो इट इज इक्वल टू 2 टेंजेंट अल्फा divided by 1 minus tangent square alpha. So you must know tangent 2 theta is equal to 2 tangent theta divided by 1 minus tangent square theta. तो tangent 2 alpha हो जाएगा 2 tangent alpha divided by 1 minus
tangent square alpha plus tangent beta as it is, whole divided by 1 minus tangent 2 alpha is again 2 tangent alpha divided by 1 minus tangent square alpha into tangent beta as it is. अब ये 2 तो वैसे ही tangent alpha आपको मालूम है it is 1/3 divided by 1 minus 1/3 square plus tangent beta is equal to 1/7 whole divided by 1 minus 2 tangent alpha 2 into 1/3 divided by 1 minus 1/3 square into 1/7. It is the result of tangent beta. Now it is equal to 2/3 divided by 1 minus 1/9 plus 1/7 whole divided by 1 minus 2/3 divided by 1 minus 1/9 into 1/7 है। मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2/3 divided by 9 is the LCM, so 9 minus 1 is 8, it becomes 8/9 plus 1/7 as it is, whole divided by 1 minus 2/3 divided by 8/9. 1 minus 1/9, 9 LCM, so 9 minus 1 is 8, 8/9 into 1/7. अब 2/3 into 9/8, 8/9 को मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आए तो ये हो जाएगा 9/8, तो 2/3 into 9/8 plus 1/7 as it is, whole divided by 1 minus 2/3 into, इसे भी मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आए तो ये हो गया 9/8 into 1/7 as it is. कैंसिलेशन हो सकती है, कैंसिल करें। यहाँ 3 भी कैंसिल हो गया 9 से और 2 भी कैंसिल हो गया तो ये आ गया 3/4। यहाँ भी 3 कैंसिल हुआ 9 से और 2 कैंसिल हुआ 8 से तो 4 आ गया। It becomes 3/4 plus 1/7 whole divided by 1 minus 1/7, 3/4 into 7 is 28. अब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लें। न्यूमरेटर में एलसीएम आ जाएगा 28, तो 28 divided by 4 is 7, 7 into 3 is 21 plus 28/7 is 4 into 1 it is 4, whole divided by 28 is the LCM, so 28 minus 3 divided by 28, और ये 28 दोनों का डिनोमिनेटर है, ये तो हो गया कैंसिल, बाकी बच गया 21 plus 4, 21 plus 4 is 25 divided by 28 minus 3 it is 25, so 25 divided by 25 ये भी कैंसिल, so it is equal to 1,
and one is the value of tangent pi by 4. क्योंकि राइट साइड tangent pi by 4 थी और tangent pi by 4 चूंकि 1 होता है 1 आ गया तो it is actually tangent pi by 4 and it is the required right hand side because left hand side is equal to right hand side, so it is proved. अब ये एक्सरसाइज तो हो गई ख़त्म. अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक तो 360 डिग्री का टेबल वो 2-2.5 महीने तो आपको याद करते हुए हो गए, वो याद होना चाहिए. और दूसरा एक और चीज़ आपको याद होनी चाहिए. याद रखिएगा कि अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में साइन थीटा या कॉस थीटा, सेक थीटा या फिर कोसेक थीटा हो, आप ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. इसका मतलब थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे. थीटा की वैल्यू जो भी आएगी उसे जर्नलाइज करने के लिए उसमें 2n पाई ऐड किया जाएगा. ऐड 2n पाई. अब सवाल ये है कि 2n पाई क्यों ऐड करें, तो उसे एक दफ़ा देख लीजिए. फर्ज करें आप सॉल्व करते हैं, एंगल आपको मिल जाता है लेट्स से 30 डिग्री. अगर एक रोटेशन कंप्लीट कर दें वापस वही एंगल रिपीट होगा, यानी 30 डिग्री प्लस एक तो 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री प्लस एक रोटेशन कंप्लीट करने का मतलब 2 पाई ऐड किया वापस उसी जगह. अगर दो रोटेशंस कंप्लीट कर दें तो इसका मतलब 30 डिग्री प्लस 2 टाइम्स 2 पाई, फिर वापस वही एंगल. 3 रोटेशंस कंप्लीट कर दें तो इसका मतलब 30 डिग्री प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2 पाई. और अगर हम n रोटेशंस कंप्लीट कर दें तो इसका मतलब 30 डिग्री प्लस n टाइम्स ऑफ 2 पाई, हमें वापस वही एंगल मिलेगा. तो ये जो 2n पाई है, n टाइम्स 2 पाई इट इज 2n पाई. यही चीज़ मैंने आपसे कही कि जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में साइन, कॉस, सेक या कोसेक मौजूद हो, आप उसे सॉल्व करें यानी थीटा की वैल्यू फाइंड करें. तो थीटा जो भी आएगा उसे, वो तो पर्टिकुलर एंगल है, उसे जर्नलाइज करने के लिए आप उसमें ऐड करेंगे 2 टाइम्स ऑफ n पाई. 2n पाई ऐड करेंगे, फिर n इज 0 1 2 3 4 अप टिल इंफिनिटी. कैसे, एक दफ़ा फिर देख लें कि आपने अगर एंगल फाइंड किया है वो एंगल थीटा है, तो एक रोटेशन के बाद हमें वापस वही एंगल मिलता है. 2 रोटेशंस के बाद फिर वही एंगल मिलता है. 3 रोटेशंस के बाद हमें फिर वही एंगल मिलता है. इसका मतलब n रोटेशंस के बाद भी हमें वही एंगल मिलेगा. इसलिए n टाइम्स ऑफ 2 पाई ऐड करेंगे फॉर n नंबर ऑफ रोटेशन. तो उम्मीद है कि ये चीज़ दिमाग में रखेंगे कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जिसमें साइन, कॉस या इनके रेसिप्रोकल सेक या कोसेक हों, ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो थीटा का जो भी रिजल्ट आएगा आप उसे जर्नलाइज करने के लिए उसमें ऐड करेंगे 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z, यानी इट इज 0 1 2 3 अप टिल इंफिनिटी. अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में टेंजेंट थीटा है या कॉट थीटा है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में टेंजेंट थीटा है या फिर कॉट थीटा है, तो ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यानी थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये हर रोटेशन पे हर कंप्लीट रोटेशन पे वैल्यू रिपीट नहीं होती. इसमें हाफ रोटेशन पे वैल्यू कंप्लीट होती है. इसलिए आप ऐड करेंगे उसे जर्नलाइज करने के लिए n पाई. बेसिकली ये हाफ रोटेशन है, यानी हाफ ऑफ 2n पाई आपने ऐड किया
ये 2 कैंसिल हो गया तो बाकी बच गया n पाई। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, ये दिमाग में रखिएगा कि अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, अगर उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में साइन है या कॉस है या इनके रेसिप्रोकल्स हैं सेक या कोसेक, तो थीटा को जर्नलाइज करने के लिए 2n पाई ऐड करेंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में टेंजेंट या कॉट हो तो थीटा को जर्नलाइज करने के लिए आप उसमें n पाई ऐड करें। मिसाल के तौर पे आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मैं दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यू आर गिवन 2 साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो थीटा फाइंड करना है तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। तो साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है? दो एंगल्स पे होती है। एक तो होगी π/6 पे, और π/6 के साथ आप 2n पाई ऐड करेंगे, और दूसरा 5π/6, तो 5π/6 इसमें भी आप 2n पाई ऐड करेंगे। ये एंगल लिखने का तरीका होता है। मिसाल के तौर पे लिखा हुआ हो टेंजेंट थीटा -1 इज इक्वल टू 0। आप लिखेंगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1। अब टेंजेंट की वैल्यू 1 एक तो होती है π/4 पे, तो π/4 प्लस, अब चूंकि इक्वेशन में टेंजेंट है तो अब आप इसमें 2n पाई ऐड नहीं करेंगे, अब इसमें n पाई ऐड करेंगे। तो π/4 प्लस n पाई, और दूसरा 5π/4 प्लस n पाई। अब सोचें कि अगर फर्ज करें किसी बच्चे को अभी तक टेबल ही याद नहीं है, तो वो ये रिजल्ट्स कैसे लिखेगा? वो बेचारा लिख ही नहीं सकता। तो यहाँ लिख देंगे n बिलोंग्स टू z, यानी n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 अप टिल इनफिनिटी। रिजल्ट लिखने का तरीकाकार मैंने आपको बता दिया, ये तरीकाकार होगा। फर्ज करें लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल टेंजेंट थीटा +1 इज इक्वल टू 0। आप लिखेंगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -1। अब टेंजेंट की वैल्यू -1 एक तो होती है 3π/4 पे, तो वी राइट 3π/4 प्लस n पाई, और दूसरा होती है 7π/4 पे, तो 7π/4 प्लस n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। अगर फर्ज करें यहाँ 5π/4 की जगह कोई बच्चा -3π/4 लिख देता है तो भी ठीक है, क्योंकि क्लॉकवाइज वही एंगल 3π/4 -3π/4 हो जाएगा। इसी तरह 7π/4 ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगर कोई बच्चा -π/4 लिख देता है तो ये क्लॉकवाइज एंगल हो गया, तो वो लिख सकता है -π/4 प्लस n पाई, तो वो भी ठीक है। एक तो सिंपल मैंने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये क्वेश्चंस बता दी। जाहिर सी बात है 4-5 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको कुछ और भी करना पड़ेगा इस स्टेज तक आने से पहले। अगर टेबल अच्छी तरह याद नहीं हुआ तो इसको अच्छी तरह याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। तो हम लास्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह ताला करेंगे। हर साल लास्ट एक्सरसाइज में से एक आध क्वेश्चन आता है और आता ही रहेगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि डिग्रीज में रिजल्ट कभी नहीं लिखा जाएगा। थीटा की वैल्यूज हमेशा रेडियंस में लिखी जाएंगी, डिग्रीज में रिजल्ट लिखना अलाउ नहीं। अगर फर्ज करें टेबल में वो वैल्यू मौजूद नहीं है तो भी आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर रिजल्ट आ जाता है
टेंजेंट इनवर्स 1/5। अब टेंजेंट इनवर्स 1/5 टेबल में मौजूद नहीं है तो क्या किया जाए? आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। वी राइट टेंजेंट इनवर्स 1/5 प्लस एन पाई। इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उम्मीद है कि दिमाग में रखेंगे और कल क्लास से पहले आप टेबल अच्छी तरह रिवाइज करके बैठेंगे।